बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी लाहौर से हमारे सहाफ़ी ज़ईम लगारी साहब पर जुल्म सितम जारी था और उन्हें सच बोलने की सज़ा दी जा रही थी। ख़ास तौर पे उन्होंने रिपोर्ट करने की जुर्रत की जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से पाकिस्तानियों ने उनके साथ इजहार यकजहती किया। वो इसलिए किया कि इस मरतबा 14 अगस्त पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बजाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सर पे उठाया गया। कायदे आज़म की तस्वीर लगाने की बजाय जर्नैलों की फ़ोटोज़ लगाई गई और इसके बाद कौम ने रिएक्शन दिया और लोग निकले कायदे आज़म की फ़ोटोज़ लेकर। उस इवेंट की कवरेज करने की वजह से ज़ईम लगारी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके ऊपर जुल्म किया गया। अब एक और सहाफ़ी को इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया। सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में। इन्हें FIA साइबर क्राइम ने गिरफ़्तार किया है और इन्होंने कुछ 3 जो आखिरी ट्वीट किए उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्हें गिरफ़्तार क्यों किया गया। ये कॉलम तो लिखा सुहेल बड़ाइच ने, ख़बरें दी सुहेल बड़ाइच साहब ने, गिरफ़्तार कर लिया खालिद जमील साहब को। खालिद जमील साहब के आखिरी 3 ट्वीट अगर आप सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक ट्वीट उन्होंने जो आखिरी लिखा कि बात अब 2-4 साल के बच्चों की गिरफ्तारियों तक आ गई है, तो बेहतर है पाकिस्तान को बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर खुली जेल डिक्लेयर कर दें। रोज़ रोज़ मुल्क और कौम की जग हसाई अच्छी नहीं लगती। ये ट्वीट नागवार गुजरा एस्टेब्लिशमेंट को। जो अगला ट्वीट है वो इन्होंने जवाब दिया DG ISPR के ट्वीट के जवाब में। यानी जो सुहेल बड़ाइच ने कॉलम लिखा उसके ऊपर DG ISPR का स्टेटमेंट है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया, कोई भी सियासी बात नहीं की, माफ़ी वाली बात भी नहीं की। सुहेल बड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। अब इस पे खालिद जमील साहब लिखते हैं कि नानी ने कसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। ये DG ISPR को उन्होंने एक मिसाल समझाई। देखिए, सीनियर सहाफ़ी कोई भी होगा ना पाकिस्तान में, वो ये मानेगा ही नहीं कि सुहेल बड़ाइच ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ कुछ लिख दिया या मर्जी के बगैर कुछ लिख दिया। आर्मी चीफ से जो एक एक आदमी मिलता है उसकी बाकायदा लिस्ट होती है और उस मुलाकात के बाद बाकायदा आगाह किया जाता है कि ये बात आप पब्लिक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये कोई रोटी को चोची कहने वाले लोग नहीं है। पाकिस्तान के आम आदमी को शायद ना पता हो, लेकिन जितने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं या एंकर्स हैं उनको इस बात का आइडिया है। कोई एक भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि सुहेल बड़ाइच साहब ने अपनी मन मर्जी कर ली होगी। जितने सीनियर सहाफ़ी हैं या कॉलम राइटर हैं वो ये जानते हैं और वो ये कह भी रहे हैं अपने अपने अल्फाज में कि ये मुमकिन ही नहीं है कि सुहेल बड़ाइच जैसा सीनियर आदमी वो किसी जगह से उठे और मन घड़त एक कहानी सुना दे। DG ISPR ने उनके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया जो नहीं लगना चाहिए था। बहरहाल इसमें जो उनका आखिरी ट्वीट है खालिद जमील साहब का, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये 3 ट्वीट्स मैं आपको बता रहा हूँ। वो लिखते हैं सुहेल बड़ाइच ने तो वही लिखा जो उसे कहा गया, बंदे को वो बात ही नहीं करनी चाहिए जिस पर कायम ना रह सके और 6 रोज बाद तरदीद करनी पड़े। ये जनाब खालिद जमील साहब ने, और 6 रोज बाद तरदीद क्यों की? तरदीद आती तो पहले दिन आ जाती। तो अब सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील साहब को भी अगवा कर लिया गया। बाद में पता चला जी उन्हें FIA लेकर चली गई है और अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा कि तनकीद नहीं सुन सकते इस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। जो तनकीद की जा रही है उनके ऊपर खालिद जमील साहब ने जो की है या बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो ज़ईम लगारी ने किया, जो बाकी सहाफ़ी करते हैं, तो सहाफ़त पाकिस्तान में एक जुर्म बना दी गई है और लगातार यही किया जा रहा है। सुहेल बड़ाइच साहब ने एक और कॉलम लिखा सोशल मीडिया पर, उन्होंने उसको जारी किया है और उन्होंने तस्हीह करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में सुहेल बड़ाइच साहब नाकाम रहे, मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं सफाई पेश करने में। मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि जितने वो पुराने आदमी हैं, जितना उनका तजर्बा है, मैं इससे बेहतर की उनसे उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाए। नंबर 1 DG ISPR, जिन्होंने उन्हें DG ISPR ने उनके ऊपर एक्चुअली जो हमला हुआ वो तो DG ISPR ने किया ना, कि जाती मफाद की खातिर झूठ बोला, मन घड़त कहानी सुनाई, अपने से घड़ के कहानी सुना दी। तो सीनियर सहाफ़ी के लिए बड़ी एक तौहीन अमेज़ बात थी, लेकिन उन्होंने DG ISPR की तारीफ की इसके बदले में। लेकिन सारा अटैक उन्होंने PTI पे कर दिया या PTI के लोगों पे कर दिया या सोशल मीडिया पे कर दिया। भाई जिसने आपकी मंजी ठोकी है
जिनसे मुलाकात करके आपने बात की और उसके बाद आपकी मंजी टूट गई, उधर आपकी जुबान ही नहीं चल रही, उधर आप बात ही नहीं कर रहे। लेकिन जो लोग उसकी निशानदेही कर रहे हैं वहां आप बात कर रहे हैं। देखिए, पीटीआई ने सुहेल वड़ाइच साहब को यह बात समझनी पड़ेगी, पीटीआई ने खबर देने पे सुहेल वड़ाइच साहब की कोई तनकीद नहीं की, कोई क्लास नहीं ली। सारी पीटीआई को अगर आप गौर से देखें, या जो लोग सुहेल वड़ाइच साहब पे सहाफियों में तनकीद कर रहे हैं उनको भी आप सुने, तो वो कहते हैं सुहेल वड़ाइच साहब खबर आपने बिल्कुल ठीक दी, जो आपने सुना वो आपने खबर दे दी। और उसकी तस्दीक ऐसे होती है कि गुज़िश्ता साल 7 मई 2024 को यही बात डीजीआईएसपीआर ने अपने मुंह से कही हुई है और मुख्तलिफ जगहों पे बार बार ये बात ये सारे लोग करते हैं। बेशुमार टाउट्स इससे पहले ये बात कर चुके हैं, मीडिया के ऊपर बार बार कह चुके हैं जनाब माफी मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये बातें पहले बहुत लोग करते रहे, आप पहले आदमी नहीं है, ये ख्वाहिश भी है और ये बातें भी पहले होती रही हैं। ये बात करके आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने वही बताया जो आपने सुना, और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि आपने अपने से एक कहानी सुना दी, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन लोगों को आप पे एतराज ये है कि आपने उस ख्वाहिश की तकमील के लिए रास्ता बनाना शुरू किया। यानी नवाज शरीफ को आप कहते थे डट जाओ, इमरान खान को आप कहते हैं हट जाओ। ये जो आपका एक दोहरा मेयार है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, लोग इस पे परेशान हैं। इसके बारे में लोग ये कह रहे हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब अपने जो नई जो उन्होंने सफाई पेश की है, एक तो डीजीआईएसपीआर के मामले में उन्होंने खामोशी इख्तियार की, ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है। दूसरा, वड़ाइच साहब ने एक तरफ तो इमरान खान साहब को यू टर्न, ये कॉलम में ही कहा था ना अपने कि इमरान खान साहब एक यू टर्न ले लें, जो उनके बकौल बहुत अच्छे होते हैं, और माफी मांगने के आपने मशवरे दिए इमरान खान साहब को। एक तरफ सुहेल वड़ाइच साहब अपने नए कॉलम में कुछ और कह रहे हैं, पुराने कॉलम में कुछ और कह रहे हैं। पुराने कॉलम में सुहेल वड़ाइच साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि इमरान खान साहब को यू टर्न लेके माफी मांग लेनी चाहिए, मुल्क की खातिर आगे बढ़ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अब जो कॉलम उन्होंने लिखा नया, इसमें उन्होंने कुछ ऐसी लाइनें शामिल की जो एस्टेब्लिशमेंट की नई लाइन है, जो अब टाउट्स बयान कर रहे हैं। 6 दिन की अच्छी तरह जब अवाम ने सफाई सुथराई कर दी, जब माफी का बेड़ा गर्क कर दिया, मैंने अवामी राय इकट्ठी की हुई है माफी के मामले पे, वो आपको अगले एक आधे दिन में मैं सुनवाऊंगा, उसको एडिट कर रहा हूं मैं कि अवाम क्या कहती है माफी के मामले पर। तो दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच साहब अब ये कह रहे हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक वफामत, माफी और किसी मुआहदे की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। यानी एक तरफ एक बंदा कह रहा है कि जनाब ना कोई माफी होनी है, ना कोई मफाहमत होनी है, ना कोई मुआहदा होना है, इसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है, ये मेरी इतला है, ये मेरी मालूमात है। लेकिन साथ ही वो बंदा कह रहा है जी फिर भी आप माफी मांग लें। ये अजीब नहीं लगता आपको सुनने में कि एक तरफ सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि ना माफी होनी है, ना मफाहमत होनी है, और ना किसी किस्म का कोई मुआहदा होना है, इसकी दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं। दूसरी तरफ वही आदमी कह रहा है इमरान खान से कि जनाब मेरी ये ख्वाहिश है तो आप माफी मांग लें। यानी बगैर मुतालबे के और बगैर किसी फायदे नुकसान के सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इमरान खान साहब यू टर्न लेके माफी मांग लें। ये सुहेल वड़ाइच साहब बहुत अजीब लग रहा है। मैं आपसे इससे बेहतर की तवक्को कर रहा था कि आप बेहतर अंदाज में आएंगे। बहुत सारी और चीजें भी उन्होंने गलत की हैं, मेरा इतना टाइम नहीं है, तो आगे चलते हैं दीगर खबरों की तरफ। नाजरीन, जो शहरेज खान को गिरफ्तार किया गया था, अलीमा खान साहबा के जो बड़े बेटे हैं, अब तो छोटे को भी पकड़ लिया गया है, तो बड़े बेटे को जो गिरफ्तार किया गया था, उनकी अहलिया ने कुछ सबूत पेश किए हैं। ये सबूत आप देखिए। उनकी अहलिया, जिनका नाम मारिया शहरेज खान है, वो बताती हैं जनाब, उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की और उस तस्वीर में उन्होंने बताया कि 9 मई का जो प्रोटेस्ट हुआ जिना हाउस में या कोर कमांडर हाउस के सामने, उस वक्त उन्होंने बताया कि हम लाहौर से 750 किलोमीटर दूर थे और माय फैमिली होम इन चित्राल, और वहां पे हमारे साथ कोई 1 दर्जन के करीब फैमिली फ्रेंड और उनके बच्चे भी थे। यानी ये लोग मई के महीने में, ये याद रखिएगा आपके मई के महीने में होता क्या है, यहां पे चित्राल में एक फेस्टिवल होता है बड़ा शानदार किस्म का, लोग ये फेस्टिवल देखने जाते हैं, मैं भी गया हूं कई दफा। तो ये शायद उस चक्कर में गए हुए थे चित्राल में, और जो उनकी अहलिया है वो ये बता रही हैं, और उन्होंने साथ अपने मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड पेश किया। ये मोबाइल फ़ोन है एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स, 13 प्रो ये मोबाइल है, और ये इसमें लिखा हुआ है कि मंगल का दिन है, 9 मई 2023 है, सुबह के 9:22 पे ये फ़ोटो खींचा गया है और वाइड कैमरा इसमें इस्तेमाल किया गया है। सारी तफसीलात इसमें लगी हुई हैं और साथ मैप भी लगा हुआ है।
तो उन्होंने वो सबूत पेश कर दिया, और ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है ये आजकल मिल जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिस वक्त 9 मई हो रहा था उस वक्त हम लोग 750 किलोमीटर दूर थे। अब अगर ये आए हैं तो किसी फ्लाइट से ही आए होंगे ना, तो कोई सबूत देना पड़ेगा, किसी फ्लाइट का सबूत देना पड़ेगा। कोई आदमी जब फ्लाई करता है तो जहाज का रिकॉर्ड होता है, कोई टिकट होता है, कोई और चीज होती है, और वो हमेशा अवेलेबल रहता है, तो गवर्नमेंट वो निकाल सकती है। लेकिन ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं। सब लोग ये जानते हैं कि ये फैमिली चित्राल में मौजूद थी, और इसके बाद भी 9 मई के बाद भी ये चित्राल में मौजूद रहे, और बाद में ये वापस आए थे। लिहाजा शाहरेज को जो है वो गलत किया, गिरफ्तार करके उसके साथ ज्यादती की गई है। और अलीमा खान साहिबा ने अब इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी चैनल को भी इंटरव्यू दिया, और जो बातें उन्होंने की हैं, कुछ बातें बड़ी सख्त उन्होंने कही। एक माँ है, उसके साथ जो हो रहा है, उन्होंने कहा जी इमरान खान एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है। जो इंटरव्यू उन्होंने दिया वो दिया मैरियो नोफेल को। ये वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने इमरान खान के दोनों बेटों का इंटरव्यू भी किया था, जो पहला इंटरव्यू उनका हुआ था। उन्होंने कहा जी इमरान खान एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है, लोग उनके अज़म और हिम्मत को देखकर दंग रह जाते हैं। कोई भी चैलेंज आए वो उसे चैलेंज समझकर कबूल करते हैं। उन्होंने पार्टी से मुलाकातें रोकी ताकि कोई पैगाम अंदर ना जा सके, मगर ये उनकी अपनी घबराहट है। ये लोग हौसले तोड़ नहीं रहे बल्कि हौसले बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी हर आजमाइश और मुश्किल के बाद मजीद मजबूत हो रहे हैं। हम तारीख बनते हुए देख रहे हैं। साथ ही अलीमा खानम साहिबा ने यह भी बताया कि छोटे बच्चों को सिर्फ मिठाई तकसीम करने पे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये भी बताया। फिर उन्होंने बताया कि एक भी फौजी शहीद नहीं हुआ 9 मई को, बल्कि दर्जनों पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो गोलियां लगने से 9 मई को शहीद हो गए, और उनमें ज़्यादातर वो मुजाहिरीन थे जो एहतजाज कर रहे थे और इमरान खान साहब के हमायती थे। तो अलीमा खानम साहिबा ने बड़ी तफसील के साथ ये इंटरव्यू दिया। और एक चीज़ और मैं आपके सामने रखता हूँ कि अलीमा खानम का ये इंटरव्यू सेम टाइम में जब शेयर किया मैरियो नोफेल ने, तो ये लगभग उस वक्त इस इंटरव्यू को 1,32,000 अफराद देख रहे थे। आप अंदाज़ा करें, ये ख़ानदान या ये पॉलिटिकल पार्टी, इससे लोगों को कितनी उम्मीद है कि 1.5 लाख शख्स लाइव देख रहा है इमरान खान की बहन को। तो इमरान खान कहां खड़ा होगा मकबूलियत में, अंदाजा कीजिए आप। तो इमरान खान की बहन के साथ 1.5 लाख लोग, अंग्रेजी का उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, वो देख रहे हैं दुनिया में। ये फैमिली इस वक्त एक पॉलिटिकल रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते। इन लोगों ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवा दिए हैं, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मेरा चैलेंज है पाकिस्तान के वजीर आजम को, सदर को, आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, सबको, DGISPR को, करें अंग्रेजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, या इसी मैरियो नोफेल को एक इंटरव्यू दे दें, देखें कितने लोग लाइव आपको देखते हैं। मुझे नहीं लगता 10,000 लोग भी होंगे। अगर खुद भी इकट्ठे कर लेंगे तो 10-15,000 लोग से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये एक रियलिटी है, और यही तकलीफ देती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि हमें एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी कैसे चैलेंज कर सकता है। कोई कैसे हमसे आगे निकल गया, कोई कैसे अवाम की नज़रों में हमसे बेहतर हो गया, कोई कैसे कौम का हीरो बन गया, और हम कैसे विलन बन गए। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कहानी है, और उनकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ। जब आप खुद को खुदा समझना शुरू कर देते हैं ना, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इमरान खान की दूसरी बहन ने कहा कि, और वो दीवारें फलांगने की बात कर रहे थे कि घर के अंदर दाखिल हो गए, भी अगर बेटे को गिरफ्तार करना था तो आप दरवाजे में बुला लेते, बुला के गिरफ्तार कर लेते। लेकिन बड़ी तादाद में लोग अंदर घुस जाते हैं बंदूकें लेकर, और जाकर वहाँ पे बच्चों और बीवी के सामने गन पॉइंट पे घसीट के लेकर जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ज्यादती है। देखिए, अगर जमान पार्क की या मॉडल टाउन की या इमरान खान की फैमिली और उनके घरों की आज दीवारें फलांगी जा रही है ना, तो दीवारें रायवेंट की और मॉडल टाउन की भी इतनी ऊंची नहीं है, कल को वो भी फलांगी जा सकती हैं। तो सियासतदान जो हैं वो आज तो तस्मों के साथ लटके हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। आज तो बूट पॉलिश कर करके उनकी आंखों में पॉलिश भर गई, उन्हें नजर नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन ये अपने अंजाम को दावत दे रहे हैं, और ये अपने कल को यानी अंजाम को भूल गए हैं कि लोग इनके साथ क्या करेंगे। जितना जुल्म और बर्बरियत ये कर रहे हैं, एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, और कल जब ये सब कुछ बाकी जमातों के साथ होगा तो वो रोएंगे और कोई सुनेगा भी नहीं। लोग कहेंगे ये तो हमने पहले होता हुआ देखा था, ये कौन सी कोई चीज पहली मर्तबा हो रही है। तो एक दफा मुझे याद है अच्छी तरह, इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने बल्कि इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि हम जाती उम्रा भी जाके एहतजाज करेंगे, यानी हम बाहर जाएंगे वहां एहतजाज करेंगे।
करप्शन के मामला थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के पूरे मीडिया में मातम शुरू हो गया था कि भाई चादर और चार दीवारी, नवाज शरीफ का घर है तो बाकियों के भी घर हैं, किसी के घर जाने का आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं। इस जमात ने पाकिस्तान में सियासत को ये कर दिया, वो कर, वो बड़े बड़े लोगों ने लेक्चर दिए थे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे सिर्फ इस बात पे कि जाती उमरा के इलाके में एक एहतजाज करना था। लेकिन आज इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ा जाता है, चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया जाता है। और इमरान खान तो सियासत कर रहे हैं, बेशुमार ऐसे लोग जो सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, सियासत में कोई ज्यादा भी नहीं है, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनके घर को तोड़ा गया, उन्हें तकालीफ दी गई और यह लगातार किया जा रहा है और हम होता हुआ देख रहे हैं। शाहिद खटक साहब हैं, उन्होंने एक बात की है इस सारे मामले को लेकर। उन्होंने कहा जी हलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के खिलाफ अब तक सियासी कमेटी, कोर कमेटी या पार्लिमानी कमेटी समेत तमाम ओहदेदार जिनके पास पार्टी फैसलों का इख्तियार है, उन्होंने कोई इजलास क्यों तलब नहीं किया, एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दी। अब तक पार्टी में इमरजेंसी हालात होने चाहिए थे और आपकी कमजोरियों का जवाब जो है लोग हमसे सवाल करते हैं बाद में। आखिर कब तक हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे, ये सवाल उन्होंने उठाया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि अभी तो उस पर हो रहा है, मेरे पे तो नहीं हो रहा ना, मैं अपने आप को बचाऊं। तो ये अल्टीमेटली ये आप सबके साथ होगा, एक वक्त आएगा। मुझे अच्छी तरह याद है काशिफ अब्बासी साहब ने एक दिन मुझे समझाया कि इमरान टोन डाउन हो जाओ थोड़ा। बड़े भाई हैं, बड़े प्यार से समझा रहे थे, मुझे कहते थे इमरान आप देखो ना यार, थोड़ा टोन डाउन हो जाओ प्लीज, आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आपका लहजा बाद होकर सख्त होता है, तो थोड़ा आप अपने आप को बड़े प्यार से, और मेरे भले के लिए वो, क्योंकि मेरा अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा काशिफ भाई ऐसा हो नहीं सकता, इनकी ब्रेक कहीं नहीं लगनी, ये एक वक्त आएगा आपके पीछे भी आएंगे। और आप हालांकि मेरे से बहुत बेहतर है, बड़े अच्छे तरीके से आप करते हैं चीज़ों को, आप कोशिश भी करते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ आपके ना हो जो आप ही के। लेकिन हुआ क्या, काशिफ अब्बासी साहब का भी प्रोग्राम बंद पड़ा हुआ है। हालांकि जब मुझे वो बंदा मुझे मिले ना तो मैं उससे पूछूंगा भी हूं सुना, मुझे ISI ने जब अगवा किया ना तो शुरू के चंद दिनों में मारकुटाई करते हुए मुझे काशिफ अब्बासी साहब की मिसाल दी गई कि यार आप बिटवीन द लाइन्स क्यों नहीं चलते, आप देखें ना फलां काशिफ अब्बासी साहब हैं, आज उनका भी प्रोग्राम बंद है। तो काशिफ अब्बासी साहब कोई तब्दील तो नहीं हो गए थे, वो अपना काम कर रहे थे। तो यहां पे जो सियासतदान आज ये समझते हैं ना कि ये आग उनके दरवाजे तक नहीं आएगी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है या दूसरी जमातों में है, तो ये आग उनके दरवाजों तक आएगी, 100% आएगी। और मैं उस वक्त याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये आग आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा का एक मुकदमा बड़ी खामोशी से खत्म कर दिया गया। यानी एक तरफ इमरान खान के खानदान के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, नैब पे पथराव का एक मुकदमा था मरियम नवाज साहबा का, उसमें पुलिस ने केस खारिज करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी और उसमें कह दिया गया कि मरियम नवाज और दीगर के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं हुए। आपने सबूत मांगा किससे भाई? मैं उस दिन नैब के दफ्तर के अंदर था और मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था, मैं कुछ चीजें कलेक्ट कर रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए थे, मैं देखना चाह रहा था। तो मुझे पता चला कि आज मरियम नवाज ने आना, तो फिर मैं उधर ही बैठ गया। मैंने कहा जरा देखते हैं एक जर्नलिस्ट को और क्या चाहिए होता है, कि जरा चेक करते हैं इनकी क्या इंक्वायरी होती है और क्या निकलता है उसमें से। तो उस वक्त नैब के दफ्तर के अंदर पत्थर आना शुरू हो गए और वो वीडियो सारी दुनिया ने देखी है कि ये शॉपिंग बैग्स के अंदर भर के पत्थर लाए थे, उनको जमीन पे फेंकते थे, उसमें से पत्थर निकलते थे, क्योंकि नैब के दफ्तर के बाहर पत्थर अवेलेबल नहीं थे, लिहाजा ये शॉपिंग बैग्स में भर के पत्थर लाए थे और वो रायवेंड से इन्होंने इकट्ठे किए थे, लाकर इन्होंने डालों में रखे थे, वो गाड़ियों में रख के वो पत्थर लेकर आए, उन्हें जमीन पर फेंकते थे, वो फट जाते थे, उनके अंदर से पत्थर निकलते थे, वो उठा उठा के इन्होंने नैब के दफ्तर के अंदर मारे। मैंने खुद 2 लोग जो जख्मी थे अपने मोबाइल फोन से, जिनकी अंदर पट्टी मरम पट्टी की गई, उनकी अपने मोबाइल फोन से मैंने दोनों की फुटेज बनाई थी, तस्वीरें बनाई थी और अंदर शीशे भी नैब के टूटे थे दफ्तर के। तो आज वो कह रहे हैं जनाब सबूत ही कोई नहीं मिला, मैं चशमदीद गवाह हूं इस वाकये का। लेकिन आजकल टिकटॉकर्स का दौर है, तो टिकटॉकर को सहूलत दी जाएगी और दी जा रही है। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट आखिर में मैं आपको, इंटरनेशनल नाज़रीन बहुत सारी बड़ी खबरें आ गई हैं। इस वक्त रूस ने एक बहुत बड़ा अटैक किया है यूक्रेन पे। ज़रा थोड़ी सी पाकिस्तान के मामला जो है वो मैं डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि एक आधे दिन में मे बी वीकेंड पे मैं आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में पूरा सिनेरियो बताऊंगा कि कौन आज कहाँ खड़ा है। फ़लस्तीन पे बात करनी है, हमने यूक्रेन पे बात करनी है,
वो सारी चीजें जो लेटेस्ट फैक्ट्स हैं, दुनिया कहां जा रही है, वो आपके सामने में रखूंगा। नादरीन, ये प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है जो मैं आखिर में आपके सामने रखना चाहता हूं। शहबाज शरीफ ने कहा क्या, ये स्टेटमेंट आप सुने और फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट ये है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए कुर्बानियां दी गई थी, मेरिट को अपनाकर इस मुल्क को अजीम बनाएंगे। यार मेरिट का लफ्ज कोई भी बोले दुनिया में, शहबाज शरीफ नहीं बोल सकता। 17 सीटों के ऊपर मेरिट की धज्जियां उड़ा के जिस शख्स को वजीर आजम बनाया गया, वो मेरिट की बात कैसे कर सकता है? अगर इस मुल्क में आज तक मेरिट की कोई सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी हुई है तो वो शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनना है। 17 सीटों के साथ उठा के वजीर आजम बना दिया और अब उसको 2/3 अक्सरियत भी दे दी। मेरिट की बात वो बंदा कैसे कर सकता है जिसका अपना वजूद ही मेरिट के खिलाफ है? यानी ये आदमी कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता था। रेस में आखिरी नंबर पे आने वाला आदमी आज उन्होंने खड़ा कर दिया कि जनाब ये आपका प्राइम मिनिस्टर है। ये मेरिट है?